नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जिसे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड या जितनी भी आपकी हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए प्लेलिस्ट इस चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप स्वयं तैयारी करते रहते हैं। इसी क्रम में आपकी जो आगामी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उसके लिए यह नोट्स मैं आपको करवा रही हूं, जिसमें हिंदी साहित्य का सबसे पहला टॉपिक जो है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, इसको देख रहे हैं हम। आदिकाल से पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, यानी हिंदी साहित्य की भूमिका। और यहाँ से आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3, कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं, इन सब को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। यह इस टॉपिक से रिलेटेड तीसरा वीडियो है और क्रमबद्ध रूप से आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। होगा क्या कि जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास उपलब्ध हो, जिस भी चैनल से, कोचिंग संस्थान से या जहां कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हो, इस टॉपिक को निकालिएगा और फिर देखिएगा कि हमने जो नोट्स पढ़े हैं उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं है। और यदि है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि ये प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाया या ये चीज़ हमारे नोट्स से बाहर गई है इस टॉपिक से रिलेटेड। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। कुछ राइटर्स को हमने पहले पढ़ लिया था, गारसा दत्तासी से लेकर शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, इसके अलावा ग्रियर्सन जैसे फेमस राइटर्स जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम देख चुके हैं विस्तृत रूप में। आज की कक्षा का प्रारंभ मिश्र बंधु से करते हैं। मिश्र बंधु यानी किसी एक व्यक्ति का यह ग्रंथ नहीं है। बंधु शब्द आते ही हम समझ जाते हैं कि इसमें कई एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। तो मिश्र बंधु में 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन से बंधु हैं? श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ऑप्शन में चौथे मिश्र बिठा दिए जाते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण को मिश्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन चाहे कृष्ण लिख दें चाहे केशव लिख दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 ही हैं। अगर श्याम लिखें तो श्याम शुक गणेश, शुक श्याम गणेश, ये हैं मिश्र बंधु। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपका यूपी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएससी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान रख लें कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है। पहला प्रश्न देख लिया। दूसरा, श्याम बिहारी मिश्र की एक अलग से बुक है भाषा काव्य संग्रह, यह भी पूछी हुई है। इसके अलावा मिश्र बंधुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? अब बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की, तो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित मिश्र बंधुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में। और चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मिश्र बंधुओं का ग्रंथ कौन सा है और आप लगाया मिश्र बंधु विनोद, नहीं पूछेगा कि कितने भागों में प्रकाशित है, प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ 1913, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ 1934 में। प्रकाशन वर्ष पूछेगा। जीआईसी पीजीटी 2015 में भी पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। अब बात करें इसका महत्व क्या है, यानी कि इसका महत्व इतना क्यों है, क्यों मिश्र बंधु विनोद को हम हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में अध्ययन कर रहे हैं इसका। तो पहला कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। ये प्रश्न बन रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी या यूपी, मतलब जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट परीक्षा के लेवल के ये प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। और बाकी आप उदाहरण देख ही रहे हैं, पीजीटी टीजीटी में तो पूछ ही रहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया? 5000, और एग्जैक्ट संख्या पूछी जाए तो 4591, यानी लगभग 4600 के करीब। 8 कालखंडों में इन्होंने अपने ग्रंथ को विभक्त किया है, ये महत्व की बात है। दूसरी क्या है? कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला है। रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है अपने इसी ग्रंथ में। तो ये प्रश्न तो बारंबार बनता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी
गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को माना है। ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गद्य का प्रथम लेखक माना है ना, हिंदी गद्य का, यहाँ पर भी लिखा जाना चाहिए, वैसे मैंने आगे लिख दिया है यहाँ पर। तो हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को माना है। अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट किया है। यानी पहले तो 1500 तक ही लिमिट थी, लेकिन इन्होंने उस लिमिट को बढ़ाकर कहाँ ले गए, 5000 तक कवियों का साहित्यिक महत्व क्या है उस पर प्रकाश डाला है। और परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। अब मिश्र बंधुओं की एक अन्य फेमस रचना है, यह है हिंदी नवरत्न, जो 1910 में इन्होंने लिखी थी। तो हिंदी नवरत्न विशेषतः इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन मैं मिश्र बंधु पढ़ा रही हूँ तो यहाँ से प्रश्न न छूटे इसलिए लिख दिया। ये आलोचना ग्रंथ है और वैसे आप इसे इतिहास ग्रंथ भी मान सकते हैं। देखिए अब इस पे जाऊंगी तो थोड़ी व्याख्या लंबी हो जाएगी। दोनों तरीके से जब आप आगे आलोचना साहित्य पढ़ाऊंगी वहाँ भी इसका नाम आएगा और हिंदी साहित्य इतिहास में भी इसका नाम आता ही है, क्योंकि इन कवियों का परिचय इसमें दिया है। तो ये पीजीटी 2018 में पूछा था। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष है 1910, यानी कि मिश्र बंधु विनोद लिखने से पहले 1910 में इन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा है। राइटर्स को पहले इन्होंने मुख्य राइटर्स के बारे में लिखा और फिर अन्य राइटर्स के बारे में शोध करके मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित किया। प्रश्न यह भी बनता है कि कौन सा राइटर हिंदी नवरत्न में जिसका उल्लेख नहीं आया है, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम वो 9 याद कर लेते हैं जिनका उल्लेख आया है। यह नेट में पूछा था प्रश्न, शायद मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, देव, बिहारी, केशव चंद और हरिश्चंद्र, त्रिपाठी बंधु, मतिराम और भूषण। तो ये 9 कवियों का वर्णन हिंदी नवरत्न में आता है। अब क्या किया है, लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। 8 कालखंडों में बांटा है ना इन्होंने। तो नामकरण का प्रथम प्रयास तो ग्रियर्सन कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक की 2 क्लासेस नहीं देखी उनको देखकर तब आप इसे प्रारंभ करेंगे तो और अच्छी आपकी तैयारी होगी, क्योंकि प्रथम काल विभाजन का प्रथम प्रयास जो है वो ग्रियर्सन कर चुके हैं। शुक्ल जी का कौन सा कथन पूछा जाता है। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, और परिचयात्मक में भी रीतिकालीन जो विवरण है वो मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये किसका कथन है, ये शुक्ल का कथन है, यह भी पूछा हुआ है। नोट्स हैं तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, इसकी हर लाइन वही है जो किसी परीक्षा में पूछी हुई है। शुक्ल ने इस ग्रंथ को इतिवृत्तात्मक तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा, अतः आधार ग्रंथ ये मान लिया जाता है। बाद के जो राइटर्स थे जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा तो आधार इसको भी बनाया है ना। इतिवृत्तात्मक कह दिया, उन्होंने कहा कि साहित्यिक रचनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, रचनाओं पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला, कवियों का जीवन चरित्र दिया है तो इतिवृत्तात्मक है। नामवर सिंह क्या लिखते हैं मिश्र बंधु विनोद के बारे में, वो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु से, तो ये कौन कह रहा है, तो तैयारी सही से करिएगा। साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ, आधुनिक समीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी न होते हुए भी यह एक प्रशंसनीय ग्रंथ है, क्योंकि आधुनिक काल में तो हम रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं ना, तो उस हिसाब से शायद इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो ये रामकुमार वर्मा भी वही कह रहे हैं जो शुक्ल जी कह रहे हैं। अब एक और विवाद है जहाँ से बारंबार प्रश्न बनता है, नोट डाउन कर लें, याद कर लें। कुछ पुस्तकें हैं जो बार बार नेट परीक्षा में रिपीट होती हैं और अन्य परीक्षाओं में एक एक आती है ना। नेट में ये कॉम्बिनेशन कई बार पूछा है। देव और बिहारी, यानी देव बड़े कि बिहारी बड़े, ये लिखिए कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और बिहारी बड़े हैं, देव छोटे, ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं लाला भगवान दीन। बिहारी सतसई पद्म सिंह शर्मा ने लिखी है। बिहारी केवल आ जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बिहारी सब में है ना। तो बिहारी बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे आपको, इसीलिए यहाँ लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। देव और बिहारी, देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं,
तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि कौन बड़ा है, और बिहारी को, देव को बड़ा कौन बता रहा है, कृष्ण। बिहारी को कौन बता रहे हैं, लाला। और बिहारी पे 700 दोहे के आसपास कौन लिख रहा है, पद्म सिंह। और बिहारी, केवल बिहारी की बात कौन कर रहे हैं, विश्वनाथ। तो ये याद कर लीजिएगा। तो मिस्टर बंधु विनोद की जानकारी आपने प्राप्त कर ली आज के इस वीडियो में। अब रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के विषय में आप पढ़ने जा रहे हैं। ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष है 1929 और विधेयवादी प्रवृत्ति से इसे लिखा गया है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ये प्रश्न जीआईसी हो या टीजीटी बारंबार पूछा गया है। लिखा गया था और नाम क्या था, जब हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ प्रकाशित किया, संपादक थे उसके श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो शुक्ल ने उसकी भूमिका लिखी किस नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से। जीआईसी, SSSB, LT, UPPSC, डिग्री कॉलेज लेक्चरर सहित नेट परीक्षा में भी पूछा है कि भूमिका का नाम क्या था, हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा। बाद में शुक्ल जी ने अनेक संशोधन करके पुनः 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसे प्रकाशित करवाया। जब बच्चों को एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता हुई ना, जब MA में पढ़ सकें, तो जो भूमिका थी उसी पर सबको बहुत पसंद आई। सबने शुक्ल जी से निवेदन किया, उन्होंने शोध किया और इसको पृथक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है। ये यूपीपीजीटी का प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम व्यवस्थित इतिहास लेखन का श्रेय किस लेखक को है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल को। अब इसकी उपलब्धियां देख लीजिए, महत्व देख लीजिए कि हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में विभक्त किया गया। वीरगाथा काल, जिसे आप आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसका किया गया 1050 से लेकर 1735, काल विभाजन भी कर दिया। भक्ति काल, जिसे आप पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, 1375 से 1700। रीति काल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं, 1700 से 1900। और गद्य काल, जिसे आप आधुनिक काल भी कहते हैं, शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, वह है 1900 से 1984, या अब तक भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी बातें होगी MP असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, UP डिग्री कॉलेज, सब में पूछा हुआ है। अब आगे देखिए, वीरगाथा काल पर वीरगाथा काल नाम पर आपत्ति के अलावा परवर्ती इतिहासकारों ने थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद इसी काल विभाजन को अपना आधार बनाया शोध का। फिर ये तो हो गया नामकरण के लिए योगदान। अब देखिए क्या किया है कि भक्ति काल को सरल कर दिया। भक्ति काल का जो इतना विस्तृत साहित्य था, इतने सारे राइटर और भक्त कवि थे, उन सभी को निर्गुण एवं सगुण धाराओं में विभक्त कर दिया। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रय, जिसे आप संत काव्य भी कहते हैं, प्रेमाश्रय, जिसे राम कुमार जी ने फिर क्या नाम दिया, प्रेम काव्य, 2 में विभक्त किया। सगुण के अंतर्गत फिर 2 विभाजन किए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कितना आसान हो गया हमारे लिए, नहीं हम रटते ही रहते, सीधा सा पढ़ लेते हैं, निर्गुण के कवि कौन से हैं, सगुण के कवि कौन से हैं। तो इस तरीके से विभाजन करके सरल कर दिया ना हमारे लिए। नहीं तो मिश्र बंधु विनोद के अगर 5000 कवि हमें पढ़कर पेपर देना पड़ जाता ना, तो फिर तो जानते हैं आप हमारा क्या होता। तो रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए अनेक उपयोगी निष्कर्ष इन्होंने निकाले। ये इनके ग्रंथ का महत्व है। कौन सी विधेयवादी, उसमें कौन सा लिखा गया है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यानी एक प्रश्न जो मैंने आपको ये पढ़ाया है शुक्ल वाला, इससे कई प्रश्न बनते हैं। अब भक्तिकालीन कवियों में तुलसी, सूरदास और जयसी पर अलग से ग्रंथ का संपादन किया। ये इस बार ही नेट में पूछा गया था कि उनकी त्रिवली के अंतर्गत कौन सी ऐड नहीं है, तो तुलसी, सूर और जयसी तो हैं, कबीर नहीं है। ठीक है, अब शुक्ल जी ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। शुक्ल जी के नामकरण का आधार क्या है, DSSB PGT में पूछा है, वैसे तो कई बार पूछा है। तो ये किसी काल की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है। और आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी।
है ना। इसमें पूछा था आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस चीज को प्राथमिकता, युग की प्रवृत्ति क्या है, युग की परिस्थिति क्या है, उस पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। कालों के नामकरण का आधार क्या था, ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। काल विभाजन का आधार क्या बनाया, एक तो प्रधान प्रवृत्ति उस युग की क्या रही है या परिस्थिति या प्रवृत्ति कह लीजिए, दूसरा था ग्रंथों की प्रचुरता एवं प्रसिद्धि। ये बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा आप। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में 3 प्रश्न यहां से बने हैं, देख लेते हैं। शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या है, युग की प्रवृत्ति। उसमें जो दिया था ना प्रधान प्रवृत्ति, तो युग की प्रवृत्ति। ये ऊपर भी मैंने लिखा है ना, देखिए ये विशेष प्रवृत्ति, युग की परिस्थिति, प्रधान प्रवृत्ति, तो ये आपको युग की प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है जो शुक्ल ने प्रयोग करी, और ये हिंदी नहीं आएगा, उसमें हिंदी साहित्य लिख दिया था इसीलिए इसको फॉल्स माना गया था। तो साहित्य का इतिहास दर्शन के राइटर हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इसीलिए मैं कह रही हूँ 2 से 3 प्रश्न निश्चित है, यहाँ से ध्यान से करिएगा आप लोग। महत्व क्या है इस ग्रंथ का, महत्व यह है कि युगीन परिस्थितियों, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक का सम्यक विवेचन प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा की। शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना है। कभी कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, कभी ने क्या किया क्या नहीं किया व्यक्तिगत जीवन में, वो जीवन चरित्र नहीं लिखना। इतिहास ग्रंथ का मतलब है उसने जो रचनाएं लिखी हैं उनका साहित्यिक महत्व क्या है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं। समालोचना के साथ ही विकासवादी, वैज्ञानिक, आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण किया। लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रमाण स्वरूप उपयुक्त उदाहरण दिए। ऐसा नहीं है मन से लिख दिया ये राइटर, ऐसा नहीं, उदाहरण दिए, प्रमाण दिया कि इस तथ्य के आधार पर, इस दोहा के आधार पर, इस पद के आधार पर ये निश्चित होता है। सरलता एवं स्पष्टता के कारण आज तक अत्यंत लोकप्रिय है और हिंदी को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी इनको है। तो ये महत्व देख लिया। अब कमियां भी देख लीजिए आप लोग, कमियां क्या कह रही, ये एक एक प्रश्न आप जो पढ़ रहे हो ना रामचंद्र शुक्ल को, एक एक प्रश्न आपका जब आप पेपर में बैठेंगे ना, तो जैसे आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चरर हो या स्कूल लेक्चरर वाला जो पेपर बनता है ना, उसमें इस तरीके के ही ऑप्शंस होते हैं। कमियां क्या रही कि इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप से सर्वोपरि हैं, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप प्रखर हो जाता और वह तटस्थ नहीं रह पाए। उदाहरण के लिए तुलसी के प्रति उनका अत्यधिक मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया। दूसरा पॉइंट, जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, उनकी प्रामाणिकता वर्तमान में संदिग्ध है। कुछ अन्य मान्यताओं पर भी वर्तमान विद्वानों में मतभेद है, जैसे उन्होंने संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकृत किया है। दूसरा, भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, ये कहा, तो इस पर वर्तमान में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे ज्यादा आपत्ति करी है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है, ये भी इनकी कथन है। प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकृत है, ये एक एक लाइन पूछी जाएगी कि किसका मानना है, प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकृत है। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता। अब अधिकतर लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं, शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना, चिंतामणि जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में अधिकतर विद्वानों ने इसका विरोध किया और केशवदास को उन्होंने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना होगा, सबसे ज़्यादा विरोध सर्वप्रथम उन्होंने किया। सार संक्षेप में क्या कहेंगे आप इस ग्रंथ के बारे में, हम ये कहेंगे कि शुक्ल जी के ग्रंथ का महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वस्तुतः उस समय तक हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य लुप्त, अज्ञात एवं अप्रकाशित था, अतः उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रामाणिक व त्रुटियों से युक्त हो गए हैं या हो सकते हैं, किंतु उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर भी उन्होंने उसे जैसा रूप दिया वह निश्चय ही उनके जैसे महान व्यक्तित्व के लिए ही संभव था। यदि 1929 से लेकर अब तक के पर्याप्त अनुसंधान व निष्कर्षों को इसमें शामिल कर लें तो यह और भी उपयोगी बन जाएगा। शुक्ल में प्रौढ़ विवेचना शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वह नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी थे। वस्तुतः शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुआ, उनका एक एक वाक्य शोध का विषय है। आप पीएचडी कर लो उनके एक एक वाक्य पे जो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो ये हिंदी साहित्य का अमर इतिहास ग्रंथ है। आप कुछ भी पढ़ो, आप बच्चन ने खुद अपनी भूमिका में फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर जो बच्चन सिंह का है ना, दूसरा इतिहास, उसको लिखा है कि शुक्ल को इतिहास ग्रंथ को छोड़कर नहीं लिखा जा सकता।
ठीक है। तो कितने भी नए नए खोज हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ों में शुक्ल जी को कोई नहीं गलत ठहरा सकता। अब सूत्र वाक्य जो परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उनको करवाऊंगी कल की कक्षा में। ये कक्षा 20 मिनट की हो गई है। जितने उत्साह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आशा करती हूँ उतने ही उत्साह से आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। परीक्षा का समय है, कमेंट करने का समय नहीं है, तो एक लाइक करके वीडियो को बता दें कि हाँ आपको ये विषय सामग्री पसंद आ रही है। या अपने प्रैक्टिस सेट्स, कोचिंग सेंटर, जहाँ से भी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर लेखन परंपरा में आपने और नया क्या पढ़ा है उसे भी ज़रूर बताएं, ताकि अन्य लोगों के साथ मैं उसे शेयर कर पाऊँ। ठीक है, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ ऑल ऑप्शन को जरूर दबाना। ना करें आप सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।